हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तारीख है 2 जनवरी 2023 यानी कि नया साल है। तो इस नए साल में स्टडी लैंप की ओर से आप सभी को अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल की शुरुआत करेंगे हम लोग एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी में क्लास 6 की एनसीईआरटी। और सबसे पहले शुरू करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारी किताब है हमारे अतीत आवर पास्ट, और पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमारे लिए है क्या। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें शुरू में एक मैप दिया हुआ इंडिया का, और इंडिया के मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैप में कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं और कुछ पहाड़ियों के नाम दिए हुए हैं। तो इस मैप के थ्रू ही हम लोग पढ़ेंगे और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस मैप में ही हमें मिल जाएगी। उसके बाद इस मैप में जो डेटा दिए हुए हैं उसका कुछ डिटेलिंग दिया हुआ है आगे जा कर के, और उसके बाद आगे के पेजेस पर हमें एक पांडुलिपि का चित्र मिलता है, फिर एक अभिलेख का चित्र मिलता है, और फिर कुछ मृदभांडों का और पत्थरों के टुकड़ों का चित्र मिलता है। और उसके बाद आगे जा कर के यहाँ पर ये चैप्टर एक लिपि, प्राचीन लिपि के चित्र के साथ ख़त्म हो जाता है। और हमें क्या क्या इस चैप्टर में आगे पढ़ने को मिलने वाला है, तो उस पर देखें तो उपयोगी शब्द की यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, पांडुलिपि के बारे में पढ़ेंगे, अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, पुरातत्व के बारे में पढ़ेंगे, इतिहासकार किसे कहते हैं ये जानेंगे, स्रोत क्या होते हैं, और अज्ञात लिपि का अर्थ कैसे निकाला जाता है ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चलिए भाग के चलते हैं पेज नंबर 1 पर। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी हुई है। कहानी के मुताबिक कि राशिदा जो है, राशिदा नाम की एक लड़की है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। तो राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब जो अखबार में लिखा था साइड में, 100 साल पहले। वो ये सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो, यानी कि उसको याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? ठीक है, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी दादी नानी की कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। ठीक है, हम इतिहास से जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर है कि लोग कहाँ रहते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर ये सवाल है कि लोग कहाँ रहते थे, उसी के नीचे लिखा हुआ है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब हम मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम ढूंढते हुए नर्मदा नदी को ढूंढते हुए पहुँचते हैं, तो हमें मिलती है यहाँ पर नर्मदा नदी। ये रही नर्मदा नदी, जो कि भारत के मैप के बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है नर्मदा नदी। अब आगे लिखा हुआ है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब यहाँ पर हुआ जो खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करके रखते थे, जमा करके रखते थे। आसपास की जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो जो नर्मदा नदी के आसपास के जंगल थे, वहाँ पर जंगल में जो कुछ भी मिलता था उनसे वो परिचित थे, उनको पता था वहाँ पर क्या मिलता है। वो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों
तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वो आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। तो ये कहानी रही नर्मदा नदी की। अब आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर में दिया हुआ है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये दो पहाड़ियों का नाम दिया हुआ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो हम ढूंढते हैं मैप में, भारत के मैप में, कि किरथर और सुलेमान के, यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम में ये रहा है आपका किरथर और ये रहा है आपका सुलेमान, जो कि काबुल नदी के ठीक नीचे लिखा हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि इस तरह का एक मैप अपने हाथों से आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ ज़रूर कर लेंगे और ये मैप ड्रॉ करने के बाद जो जो स्थानों के नाम या फिर नदियों के नाम यहाँ पर दर्शाए हुए हैं उसे भी दर्शा लेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका यहीं से सिर्फ एक मैप से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो बता रहे हैं कि किरथर और सुलेमान जो ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय तथा बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। क्या बात है, ये लोग गांव में रहते थे। कमाल की बात है कि लोग गांव में रहते थे। आज भी आप देखें अफ़गानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर लोग जानवरों को पालते हैं। वो कहावत आपने सुनी ही होगी, अफ़गानिस्तान में भी गधे रहते हैं। खैर गधे रहते हैं नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी के गधे रहते हैं वहाँ पर। वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर गधों की कहानी मिलेगी। ओके, वो फिर कभी अफ़गानिस्तान के गधों की कहानी मिलेगी वर्ल्ड हिस्ट्री में, ख़ासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री में, वो फिर कभी पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के एरिया है वहाँ पर किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले गाँव में लोग रहते थे, गेहूँ और जौ का उत्पादन करते थे और भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसी पशुओं का पशुपालन भी किया करते थे। ओके, नेक्स्ट, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। चलिए देखते हैं, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पर है। सबसे पहले पहुँचते हैं उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पर मिलता है हमें गारो। ये रहा गारो पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक नीचे है गारो पहाड़ियाँ। और विंध्य की बात करें तो नर्मदा नदी के ठीक ऊपर में है विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ पर देख सकते हैं नर्मदा नदी के ठीक ऊपर विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। तो क्या लिखा है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। क्या बात है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान विंध्य के उत्तर में थे। यानी कि ये जो एरिया है विंध्य के उत्तर यानी कि विंध्य के ऊपर में गंगा नदी का एरिया हो गया, चंबल नदी यानी कि मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, और यहीं पर आसपास में हमारा बिहार भी है। तो सबसे पहले चावल जहाँ उपजाया गया वो कौन सा एरिया था, वो था विंध्य पहाड़ियों के उत्तर वाला एरिया। और यहाँ पर है जहाँ सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ये विंध्य की पहाड़ियाँ और गारो की पहाड़ियाँ दोनों। गारो पहाड़ियाँ हम देख सकते हैं कि भारत के इस एरिया में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जिसमें कि कौन कौन से स्टेट आते हैं, जिसमें कि आते हैं आसाम, ठीक है, और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उन सब के नाम यहाँ पर मिजोरम हो जाएंगे। ओके, तो इस एरिया में है गारो। यहाँ पर गारो से एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पहला है गारो, फिर दूसरा होता है खासी नहीं है खासी है, और तीसरा होता है जयंतिया, ठीक है। ये 3 तरह की पहाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में मिलती हैं। तो चलिए, बहुत गंदा हो गया, मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, गारो, खासी और जयंतिया, ये गारो की पहाड़ियाँ।
ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। चलिए पता लगाते हैं सिंधु और इसकी सहायक नदियां। तो सिंधु नदी हम देखते हैं ढूंढते हुए, तो यहाँ पर मिलती है हमें सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के नीचे, ये जो राजस्थान के ऊपर थार के ऊपर में जो है ये है सिंधु नदी। यहाँ पर देख सकते हैं ये है सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ में क्या है, एक झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है। ओके, अब बोलता है सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पर अच्छा सवाल है, आप लोगों ने सुना होगा गंगा की सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ कहते किसको हैं, सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी, जैसे कोई एक बड़ी नदी है और इसमें बहुत सारी सहायक नदी जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें जाकर के मिल गई, तो ये जो मिल रही नदियाँ ये गंगा की सहायक नदियाँ कही जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर लगभग 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व, एक सेकेंड, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कौन सी नदियां, सिंधु नदी। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये ध्यान देने वाला तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है। दो बातें यहाँ से निकल कर रखाती हैं, एक 4700 वर्ष पूर्व और एक 2500 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष वाला जो मैटर है वो किस नदी से जुड़ा हुआ है, सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 2500 वाला किससे जुड़ा हुआ है, गंगा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी ने पढ़ी है। और यहाँ पर है कि एक गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास। अब यहाँ पर दो सवाल है कि नगरों का विकास कहाँ शुरू हुआ, तो गंगा नदी के किनारे। कितने साल पहले, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। 2500 से एक ट्रिक मैं बता दूं आप लोगों को, और 2500 वर्ष पूर्व का जो टाइम है वो गंगा से जुड़ा हुआ याद रखें, क्योंकि गंगा की जो लंबाई है वो भी लगभग 2500 किलोमीटर ही है। 2510 किलोमीटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रिक कि कैसे आप गंगा नदी से जुड़ा हुआ तथ्य यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है कि गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में तथा नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अन्य देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। करेक्ट। अब सोन नदी की बात करेंगे। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। फिर हम लोग मैप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैप में देखेंगे यहाँ पर सोन नदी कहाँ पर दिख रही है, ये रही गंगा नदी और ये रही सोन नदी, और इसी इलाके में हमारा बिहार है। यहीं पर मगध राजवंश हुआ था, हम सभी ने पढ़ा है। ओके, अब यहाँ पर बाकी कहानियाँ दी हुई है कि उपमहाद्वीप में क्या क्या पहाड़, रेगिस्तान, कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे रहते थे, यात्रा करते थे, जहाज से जाते थे, हेलीकॉप्टर से जाते थे, कैसे जाते थे, वो सारी कहानियाँ हैं, वो हमारे लिए उतने काम की नहीं है। ठीक है, बाकी ये कहानियाँ फिर कहीं पढ़ेंगे। जैसे कि बात कही गई, जब लोग यात्रा करते थे, तो जब लोग यात्रा करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो उनमें बहुत कुछ एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे, बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे, तो उसमें कुछ सांस्कृतिक बदलाव भी होंगे, एक दूसरे की संस्कृति को भी अपनाएंगे। ये सारी कहानियाँ यहाँ पर दी हुई है जो हमारे काम की उतनी नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक देश के नाम, ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट निकला है कि हम प्रायः अपने देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। एटलस हमारे पास अभी नहीं है, आप लोग पता लगाओ।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे देश का जो नाम जो इंडिया है, तो सबसे पहले इंडिया किसने कहा? ठीक है, तो इंडिया सबसे पहले कहा ईरानियों और यूनानियों ने। ये ईरानियों और यूनानियों ने सबसे पहले इंडिया का नाम दिया, से याद रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत यानी कि जो हमारा किताब का नाम ही है हमारे अतीत, तो अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके लिए यहाँ पर कुछ बातें दी हुई है। एक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ताड़पत्र पर लिखा हुआ पांडुलिपि का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बारे में बताया गया है कि ये जो है कहाँ पर ये मिला था, ये तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये बताया गया है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ओके, पांडुलिपि को हिंदी में मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। मेनू का अर्थ होता है हाथ और स्क्रिप्ट मतलब लिपि। तो अगर पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई लिपि को क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ कहानियाँ कि कुछ जो पांडुलिपियाँ हैं उसको कीड़ों ने खा लिया, अब रोका नहीं, खा लिया। उसके बाद आगे जाकर हम देखते हैं कि एक पत्थर का चित्र मिलता है जिसे अभिलेख कहते हैं। ठीक है, पत्थर पे लिखे हुए अभिलेख यहाँ पर है। यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है। अफगानिस्तान में मिला था, कंधार में। इसको लिखवाया किसने था? अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो अभिलेख है इसके बारे में दिया हुआ है कि इसमें जो लिपि प्रयोग की गई थी वो कौन सी थी? यूनानी और अरमेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये अशोक का जो अभिलेख है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों और चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों तथा हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो जो पुरातत्वविद जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्हें बोलते हैं, वो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है इतिहासकार। इतिहासकार प्रायः एक स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं और स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक। अब ये जो चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो बर्तन है, ये पत्थर है, ये सब क्या है? ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे स्रोत। इंग्लिश में इनको बोलते हैं सोर्स। ओके, तो सोर्स के हेल्प से इतिहासकार इतिहास लिखते हैं और इस तरह की किताबें छपती है और फिर हमें पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, अतीत एक या अनेक। आपने इस पुस्तक यानी कि जो किताब है उसको किताब का जो नाम है हमारे अतीत। किसके अतीत? हमारे अतीत, किसी एक का नहीं, हमारे मतलब बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब अतीत किसी एक का नहीं होता, सभी का होता, बहुत सारे लोगों का होता है। बाकी आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि एक सेकेंड, हाँ, इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने रखते थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे।
उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। आज भी ये बात है, अंडमान के लोग आज भी ऐसा ही करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में ही विद्यमान थे। सही बात है। जैसा कि आज के समय में भी अगर हम देखें तो हमें समझ में मिलेगा कि जो गांव में जो लोग होते हैं वो खुद खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं, ठीक है, और खाना बना करके खाते हैं। वहाँ पर होटल नहीं होता ज़्यादा। लेकिन वहीं शहरों की बात करें तो शहरों में क्या होता है कि यहाँ पर जो लिया हुआ यहाँ पर कि शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। उन्हें चाहिए होटल, रेस्टोरेंट, कुछ नहीं हुआ तो स्विगी से मंगा लो, जोमेटो से मंगा लो। तो गांव में रहने वाले लोगों को, जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली कहा जाता था। जंगल में जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं जंगली, असभ्य बोलते हैं ना। और शहर में जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं सभ्य। काहे का सभ्य? जब अपना खाना खुद से नहीं पका सकते, जब खुद से खाना पका कर खा नहीं सकते। खैर, मैं शहर या गांव में कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं, हर जगह के लोग हर तरह के होते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो राजा लोग होते थे वो अपने जीत का जो है लेखा जोखा रखते थे, कहाँ कहाँ युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ जीते, इसलिए उनका इतिहास हमें मिलता है। और जो आम लोग होते थे उनका इतिहास नहीं मिलता। जैसा कि इस पेज में दिया हुआ था कि अलग अलग लोगों का इतिहास अलग अलग होता है, लेकिन हमें जो इतिहास पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है, वो राजाओं का इतिहास मिलता है ना। पढ़ते हैं ना, अकबर, बाबर, अशोक, तो उनका मिलता है, आम आदमी को थोड़े ना मिलता है। अब यहाँ पर एक बोल रहा है कि तिथि के बारे में, डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना चाहिए। यहाँ पर इस कहानी को छोड़ देते हैं। इसमें एक टर्म है BC, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब आप लोगों ने ईसा पूर्व कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा, आज भी लिखते होंगे। ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ कि अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD भी लिखे देखते होंगे। इसे का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि 2 शब्दों से बना। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से। ये फॉर एनो और D फॉर डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब AD जहाँ पर लिखा हुआ, मतलब ठीक उसी साल की बात होगी जिस साल जीसस का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब कभी कभी AD की जगह पर BCE भी लिखा रहता है। BC का मतलब क्या हुआ? बिफोर कॉमन एरा। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर एक टर्म होता है CE, मतलब कॉमन एरा। अब ये सब कहानी क्या है? ठीक है, तो सिंपल बात कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ मिटा करके मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। कहानी है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, कभी न कभी हुआ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। ये रहा हमारा टाइम लाइन, ठीक, और यहाँ पर होता है ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, तो इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस में, और इधर की तरफ जाएंगे तो प्लस में डेट्स आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी डेट्स को लिखते हैं तो लिखते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो कोई भी डेट दिया हुआ है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 483 BC, ईसा पूर्व। ठीक है, तो मतलब और पीछे की ओर जा रहे हैं। और फिर अभी हम लोग लिखते हैं 2023, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के
2023 साल हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि डेट लिखने का जो तरीका है वो ऐसा क्यों है, क्यों लिखते हैं ऐसा। ओके, बाकी फिर यहाँ पर एक लिपि दी हुई है कि अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए जो है क्या एक सिस्टम इस्तेमाल किया था। एक रोसेटा पत्थर की बात की, रोसेटा नामक एक गांव है, तो एक वहाँ पर एक पत्थर मिला था। ठीक है, ये पत्थर यही देख सकते हैं, ये सब है। इसमें बहुत सारे देशों, 2-3 देशों का जो है ना उसका लिपि का लिखा हुआ था, यूनानी मिस्र 2 प्रकारों का। ठीक है, जिस कारण से इसको पढ़ने में सफलता मिल गई। बाकी हमने पढ़ा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिले थे पत्थर पर जो लिखे हुए, उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सकता कि क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो पत्थर का टुकड़ा देख सकते हैं जिसमें कि ये जानवरों का चित्र बना हुआ है, पक्षियों का चित्र बना हुआ है, तो इसको पढ़ने में सफलता मिल गई क्योंकि 2-3 देशों के लिपियों को यहाँ पर लिखा गया था। तो लोगों ने अंदाज लगा करके इसको पढ़ लिख लिया कि इसका मतलब क्या हो सकता है, और फिर लिपियों का अर्थ निकल गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों का अर्थ अभी तक नहीं निकला है। तो यहाँ शुरू में हमने बताया था कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट हमारे काम के वर्ड्स हैं, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर यात्रा, लोग यात्रा क्यों करते थे, तो खाने पीने की तलाश में या फिर धार्मिक यात्राएं भी करते थे, बहुत तरह की बातें थी। फिर पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो जो हाथ से लिखते हैं उसे पांडुलिपि कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, जो पत्थरों पर खुदवाए जाते थे उसे अभिलेख कहते थे। पुरातत्व माने कि पुरानी प्राचीन वस्तुएं। ठीक है, और इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार। स्रोत, इतिहासकार जिनका अध्ययन करके इतिहास लिखते हैं वे स्रोत, जैसे कि पत्थर आदि। अज्ञात लिपि का अर्थ कैसे निकालते हैं, तो ये अलग टफ क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं, मिलान करने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, पहला बड़ा राज्य नहीं, अखेट था संग्रहण, ये ठीक है। लगभग 2500 वर्ष किनारे नगर, आरंभिक कृषि, प्रथम नगर। चलिए अगला देखते हैं मगध। मगध को मिला देंगे पहला बड़ा राज्य, ये मिल गया यहाँ पर। गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ में सबसे पहले कृषि शुरू हुई थी। हमने पढ़ा था गारो और विंध्य वाली पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर कृषि शुरू हुई थी। उसके बाद सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये यहाँ पर सबसे पहले प्रथम नगर बसे थे। पढ़ा था ना किर्थर और सुलेमान पहाड़ियों के आसपास में। लास्ट में है गंगा घाटी। तो गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पहले नगर बसे थे, और तब बच गया नर्मदा घाटी। यहाँ पर रहने वाले लोग जो थे वो कुशल संग्राहक थे, हमने पढ़ा था। तो ये हमारा मिल गया। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई है कि कृषि का आरंभ सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है।